देखते हैं न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 6 हो गया। तो न्यायपालिका चैप्टर जल्दी हम लोग देखते हैं। न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 6 हो गया। तो न्यायपालिका चैप्टर 6 में हम लोग देखते हैं जुडिशियरी। भारत संघीय राज्य व्यवस्था कैसा संघीय है, फिर भी भारत में एकीकृत न्यायपालिका क्यों संघीय होने के साथ साथ एकीकृत है, क्योंकि सभी के न्यायालय एक ही समान मिलता है। इस चलते इसको बोला जाता है संघीय या एकीकृत न्यायालय, यानी कि एकहारी व्यवस्था है। जैसे हाई कोर्ट सबसे ऊंचली सर्वोपरि माना जाता है। न्यायपालिका के सबसे ऊंची सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है दिल्ली में, वो करने चाहता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। भारतीय राज्य का तीसरा अंग किसे कहते हैं, तो हाई कोर्ट को बोला जाता है, उच्च न्यायालय को बोला जाता है, जो पटना में तीसरा अंग है। उच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार संघीय व्यवस्थापक का कहलाता है। संगठन और क्षेत्राधिकार का कहलाता है संघीय व्यवस्थापक का है। कैसा है पूछेगा, उच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार क्या है, तो संघीय व्यवस्थापक का कहलाता है, संघीय व्यवस्था है। उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के साइन होता है, सिग्नेचर होता है, आदेश देता है। और बाद उच्च न्यायालय में प्रधान का हो माने न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन, राष्ट्रपति है ना। उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के साइन से होता है, किसका नियुक्ति होता है, किसका प्रधान के, अन्य न्यायाधीश के। या एक हाई कोर्ट अन्य हाई कोर्ट में स्थानांतरित होगा, एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करता है राष्ट्रपति, और हटागा मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश हटागा नियुक्त कर देता है राष्ट्रपति। हटाने का अधिकार नहीं है। हटाता कैसे है, तो सांसद महाभियोग लगाएगा, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को कह के हटाएगा। संसद लगाएगा, महाराष्ट्रपति फिर हटाता है, लेकिन अकेले नहीं हटाएगा, हमेशा संसद का सहारा से हटाएगा। हाई कोर्ट में देखा जाए तो संसद का अधिकार क्षेत्र में वृद्धि भी कर सकता है। संसद क्या कर सकता है, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि भी करेगा, और राष्ट्रपति द्वारा हटा भी सकता है मुख्य न्यायाधीश को, और न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण कर उसे आयु को बढ़ा भी सकता है। अच्छा, अगर हाई कोर्ट में न्यायाधीश अच्छा काम कर रहा है, उसका अवकाश ग्रहण करेगा और उसका आयु को माने जहाँ 5 वर्ष रहना 10 वर्ष बढ़ा सकता है, और संसद द्वारा। भारत के न्यायपालिका कैसा है, तो पिरामिड की तरह है। कैसा पिरामिड, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और नीचे हाई कोर्ट, और नीचे जिला डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, फिर अगले नीचे सबसे नीचे चौथा में आता है अधीनस्थ न्यायालय। भारत की न्यायपालिका पिरामिड है, देख लें। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में ही हाई कोर्ट का सवाल सुना जाता है, और एकीकृत न्यायालय के सबसे मुख्य ही है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च है, न्याय दिलाने का संस्था है। पहला स्थान 1935 का भारत सरकार अधिनियम का स्थापना हुआ था, और 1950 में इसका स्तर ऊंचा हो गया था। 15 वर्ष बाद 50 में स्तर ऊंचा हुआ, और अधिकार क्षेत्र भी वृद्धि हुआ 1950 में। दीवानी मामला, फौजदारी मामला का फिर सुना जाने लगा है 1950 से। कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। भारत सरकार और राज्य सरकार का समझौता करता है जब विवाद होता है, तो कौन, सर्वोच्च न्यायालय। गठन देखा जाए, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल 8 हो गया था शुरू में जब गठन होता था। तो एक मुख्य न्यायाधीश मिलकर 7 अन्य न्यायाधीश मिलकर के मुख्य न्यायाधीश के जब नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, अन्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के। ये जो नहीं का परामर्श ले रहा है तो मान ही सकता है, परामर्श ले सकता है, कहा जाएगा तब नियुक्ति करेगा। नहीं, मुख्य न्यायाधीश कहेगा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करा, तो इसको मन होगा राष्ट्रपति करने के लिए तो करवे करेगा, नहीं कहता है। मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति परामर्श से करता है, राष्ट्रपति द्वारा करता है नियुक्त करता है। वह स्व विवेक पर निर्भर है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, अपना मन से भी कर सकता है नियुक्ति इसको। लेकिन हटाएगा तो संसद के द्वारा ही हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति हटाएगा लेकिन संसद कहेगा तब। 1956 में 7 शहीद सहायक न्यायाधीश थे। सहायक मैंने सहायता देने वाला, 7 गो था, 7 गो हो गया। 56 में 7 गो, 56 में था 7 गो, देख लीजिए यही वाला चीज़ें हैं। 60 में 4 वर्ष 13 गो था, 60 गो, 59 में 13 गो, 71 में 56 4 60, 60 और 5 61, 11 वर्ष 71 में 17 गो, 86 में 25 गो, 86 में कितना होगा था 25 गो, 2008 में 30 गो, 8 में 30 गो, और 2018 से अभी तक 34 गो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। 1982 से लेकर 98 के बीच में, 82 और 98 16 वर्ष देखा जाए, 98 के बीच में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, किसकी, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति विवाद रहा। हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की उम्र कितना 65 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेता है ना। ये अवकाश ग्रहण बढ़ाने के घटाने का शक्ति संसद के पास है। पहले 62 वर्ष था तो संसद ने इसको बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है ना। और उच्च न्यायालय कहेगा तो 62 वर्ष है। राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। जितना भी न्यायाधीश लोग हैं राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है। इसको हटाना संसद द्वारा पारित करके न्यायाधीश को हटाता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य 2/3 बहुमत पारित हो गया तो मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। 1991 में पहला बार संसद के 1991 की बात है, प्रथम बार संसद के 108 सदस्य कितने 108 सदस्यों ने मिलकर संसद को के 108 सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति उस समय थे रामास्वामी को पर आरोप लगल था महाभियोग पर। यही महाभियोग पर साइन करके सिग्नेचर करके हस्ताक्षर करके आरोप लगा था पंजाब के हाई कोर्ट में, लेकिन यह महाभियोग पारित नहीं हो सका था। 1991 108 सदस्य रामास्वामी पर। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकार, अपीलीय अधिकार और सलाहकारी अधिकार है। मौलिक अधिकार में ओरिजिनल आता है संघ राज्य के बीच और राज्य के बीच में जो विवाद होगा उसका निपटाने काम करता है मौलिक अधिकार, है ना। यही निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। अपीलीय अधिकार दीवानी फौजदारी हो या संवैधानिक संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे की अपीलीय सुनवाई की जाती है, उसमें अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा बात करता है। सलाहकारी में जनहित मामला तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय को। रीट देखा जाए, रीट व्यक्ति की मौलिक रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, आदेश, उत्प्रेरण लेख, अधिकार पीठ 6 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण 2 1 परमादेश 2, निषेध 3, आदेश 4, उत्प्रेषण लेख 5, अधिकार पीठ 6 जारी करता है। एक उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। विशेषाधिकार में देखा जाए, भारतीय भूभाग के किसी अदालत द्वारा, भारत के कोई भी अदालत द्वारा पारित जो मामला होता है या फैसला पर स्पेशल लेख पटिशन के तहत अपील सुनवाई कर सकती है। कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है, उच्च न्यायालय में उसका स्पेशल केस सुना जाता है। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। ये देखिए फिगर यहाँ पर है, ठीक ना। मौलिक अधिकार जो है ना, जो इसका सुनवाई हमेशा सुप्रीम कोर्ट में होता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। हाई कोर्ट में होता है, जरूरी नहीं है, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसलिए संघ राज्य के बीच विवाद का निपटाता है मौलिक अधिकार में ही आता है, और राज्य के बीच विवाद होता है मौलिक अधिकार में आता है, जो सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाता है। और राज्य के बीच में जो विवाद होता है उसका निपटाता कौन है? मौलिक अधिकार में आता है, सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाता है। रीट संबंधी अधिकार में क्या होता है कि व्यक्ति मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कहाँ जाता है? हाई कोर्ट भी जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, डायरेक्ट कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन नजदीक जहाँ पड़े वहाँ जाओ मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, लेकिन इसका सुनवाई अंतिम होता है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो मौलिक अधिकार के हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक ना। सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। कह रहा है यहाँ पर अपीलीय अधिकार में होता ना है जब कोई मामला हाई कोर्ट में, कब? हाई कोर्ट से, है ना, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने को मामला को अपीलीय अधिकार होता है। वो होता है दीवानी फौजदारी में भी जा सकता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फौजदारी मामले से भी जा सकता है, या संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा की अपील की सुनवाई की जा सकती है। कहाँ? हाई सुप्रीम कोर्ट में। यही अपीलीय अधिकार है। और का ऐसा मुकदमा कब होगा? जब हाई कोर्ट जब कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का तभी होगा, और नहीं भी कहेगा, कोई फांसी का सजा दिया तो सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय ले सकता है स्वेच्छा जारी से। सलाहकारी में तो देखो कि जनहित मामला पर तथा कानूनी के मसलों पर क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितना राष्ट्रपति को सलाह देगा या लेगा भी, ठीक ना। लेकिन राष्ट्रपति भी सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को। इसके लिए दोनों में से कोई मानने के लिए तैयार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। राष्ट्रपति मान सकता नहीं भी मान सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी मान सकता नहीं मान सकता है। देखते हैं अनुच्छेद 137 और 144। 137 देखते क्या कहता है। 137 बोलता है, अनुच्छेद 137 क्या बोलता है भाई, कि उच्च न्यायालय माने उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए जो सुनाता है निर्णय, वो सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगा। पुनरावलोकन का दोबारा उस पर मैंने विचार करने की शक्ति 137 में बोलता है। 144 बोलता है, 7 जोड़िएगा तो 144 आता है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेगा। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी जितना है सिविल न्यायालय या न्यायिक
प्राधिकारी, सिविल हो या न्यायिक प्राधिकारी हो, सबके सब उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट के सहायता से काम करते रहेगा। 144 में बात बोला गया। माने छोटकर जितना न्यायालय है ना, सब बड़का है ना, दिल्ली वाला से सहायता लेगा, उसी के अंतर्गत में आएगा सब, ठीक ना। अब कुछ ज़्यादा नहीं बोला इसमें। 137 बोलता है कि कोई निर्णय देता है तो पुनर्विचार करने के लिए है ना न्यायालय उसको दोबारा पुनर्विचार करने की शक्ति है। 137 बोलता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का गठन प्रत्येक राज्य में होता है। 1956 बात बोला गया है 7वां संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य, 1956 बात बोला गया 7वां में 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र साझा के रूप में हाई कोर्ट बन सकता है। संसद द्वारा हाई कोर्ट क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। कौन? संसद द्वारा होता है ना। लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश बनते रहते हैं, राष्ट्रपति द्वारा बनते हैं ना, राष्ट्रपति द्वारा बनते रहते हैं, चलते हैं। और इसका सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश जो बनते हैं राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही बनते हैं। राष्ट्रपति हाई कोर्ट कार्यभार बढ़ाने या घटाने पर बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और संसद क्या करता है? क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश तक। ये है न्यायाधीश को बढ़ाता घटाता है राष्ट्रपति। नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होता है। देखिए कार्यभार जब बढ़ने लगेगा ना, राष्ट्रपति का काम है हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट का कार्यभार बढ़ने लगा तो उस समस्या को निपटाने के लिए न्यायाधीशों को बढ़ा सकता है, घटा सकता है न्यायाधीशों को। वो भी ऐसा न्यायाधीश जब इमरजेंसी में आता है 2 वर्ष के लिए योग्य व्यक्ति को चुनता है 2 वर्ष के लिए। फिर राष्ट्रपति अस्थायी न्यायाधीश एब्सेंट रहेगा। अस्थायी न्यायाधीश अगर एब्सेंट हो गया किसी कारण से तो अस्थायी आता है न्यायाधीश, नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। साइन से राष्ट्रपति के साइन से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कर रहा है हाई कोर्ट के न्यायाधीश और या अन्य न्यायाधीश, दोनों न्यायाधीश का हो या अन्य न्यायाधीश का हो, 62 वर्ष जो पूरी कर लिया है वही अवकाश ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है 62 वर्ष पूरी करने पर। और यही रहता है सुप्रीम कोर्ट के तो 65 वर्ष पूरी करने पर अवकाश ग्रहण प्राप्त होता है। कह रहा है हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के बनना है मुख्य न्यायाधीश तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना है भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो फिर भारत के नागरिक के साथ साथ भारत में किसी न्यायिक पद पर, चाहे कोई भी न्यायिक पद पर है ना, कम से कम 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। क्या चीज़ का अनुभव? न्यायिक का अनुभव होना चाहिए। वह कम या तो फिर कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में एडवोकेट रहना चाहिए। उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालय में वकील, एडवोकेट में वकील रह सकता है। किसी न्यायिक पद पर अनुभव या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में एडवोकेट वकील रह चुका हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था में पूरी कर लेता है तो अवकाश ग्रहण समझता है। राष्ट्रपति का अपना त्याग कर देता है, चाहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, दोनों से कोई भी भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय है ना, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपना त्याग कर देता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के भी, दोनों से कोई। अगर उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट की बात बोल रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय में कन्वर्ट कर देता है, मुख्य न्यायाधीश बना देता है, तो नियुक्ति होता है उसका होता है तो उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देता है, तो या कोई अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देता है तो उसका स्थान खाली समझा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है महाभियोग प्रक्रिया से हटता है। किस प्रक्रिया से? महाभियोग प्रक्रिया से हटता है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय रहे या उच्च न्यायालय रहे। दोनों सदनों के अगर समूचे बहुमत से आधे से अधिक मतलब 2/3 बहुमत पारित होता है तो महाभियोग से हटाया जाता है मुख्य न्यायाधीश को। दोनों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दोनों को हटा सकता है। 2/3 बहुमत मिलेगा ना तो राष्ट्रपति क्या करेगा? न्यायाधीश को हटा देगा। किसी न्यायाधीश की योग्यता के, वो न्यायाधीश है कि नहीं, रहने लगा है कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, उतना वही योग्यता के संबंध में कोई विवाद हो गया कि न्यायाधीश बनने लायक नहीं है या है, तो यह मामला राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के माने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेता है और लेकर के तय करेगा कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का अन्य राज्य में न्याय में स्थान करने में उसकी सहमति का अनिवार्य नहीं है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर शक्ति परिवार है। बस अरे पढ़ने के क्षेत्राधिकार देखा जाए, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या है? वही है जो संविधान लागू होने से पूर्व में था।
है ना, संविधान लागू होने से पहले था वही आज भी है, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में देखा जाए कि हाई कोर्ट में जो देश आज़ाद होने से पहले ही बनल था, वहाँ मौलिक अपीलीय दोनों प्रकार का अधिकार क्षेत्र था। मौलिक अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों था। मौलिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है दीवानी मामले भी आता है। इसमें क्या आता है, दीवानी मामले में 2000 से अधिक रुपया का मामला हो, वही दीवानी मामला है हाई कोर्ट में सुना जाएगा। 2000 से अधिक होना चाहिए। फौजदारी मामला भी होना चाहिए हाई कोर्ट में सुनेगा। फौजदारी मामले में कौन कौन आता है, न्यायाधीश द्वारा कोई भी न्यायाधीश है वो भेज देगा मामला, या राजस्व संबंधी विषय में आता है फौजदारी मामला। बाकी हाई कोर्ट जो है ना, वहाँ नौसेना, वसीयत, तलाक, विवाह, कंपनी कानून एक है। नौसेना, वसीयत, तलाक, विवाह, कंपनी कानून। न्यायालय की अवमानना, कोई न्यायालय बात नहीं मान रहा है, वही न्यायालय का मानना संबंधी सीमित मौलिक अधिकार दिया गया है ना, सीमित मौलिक अधिकार है। विशेष कलकत्ता, मद्रास, बम्बई को विशेष मिला है मौलिक अधिकार। यहाँ का रहा सभी दीवान, कलकत्ता, मद्रास तो विशेष मिल रही है। दीवानी मामला और फौजदारी मामला सभी न्यायालय में होगा, चाहे कोई भी न्यायालय रहे, चाहे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के अलावा कोई भी रहेगा तो उसमें भी दीवानी मामला, फौजदारी मामला सुनने का अधिकार है। सभी हाई कोर्ट में जा सकता है, दीवानी मामला, फौजदारी मामला सभी हाई कोर्ट में। कर रहा हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय बोलते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी एक मौलिक अधिकार के संरक्षण है। मौलिक अधिकार का संरक्षण भी दोनों करता है। अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है जो हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को विवरण देता है कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और नीचे हाई कोर्ट, और नीचे अधीनस्थ न्यायालय था। अधीनस्थ न्यायालय को विवरण देता है हाई कोर्ट, क्या देता है, नियम चल रहा है कैसा, निम्न निचला सदन को इसका नियम देता है, नियम प्रपत्र जारी करता है। न्यायाधिकरण का वकील जो है उसका फीस को निर्धारित करता है। निम्न न्यायालय को नियंत्रण कर रखा रहता है, छोटकन के नियंत्रण रखता है उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का संरक्षण है। अभिलेख न्यायालय है, 5 प्रकार के लेख जारी करता है दोनों, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा 5 प्रकार कौन है ना। इसका नाम है बंदी प्रतिष्ठान, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो गया प्रतिषेध, है ना, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्ष, और पांचवा हो गया उत्प्रेषण संबंधी विशेष उत्प्रेषण। हाई कोर्ट का काम है कि संसद और राज्य व्यवस्थापिका, राज्य में विधानमंडलीय व्यवस्थापिका, राज्य में व्यवस्थापिका बोला जाता है, देश में विधायिका कहते हैं, है ना। संसद और राज्य व्यवस्थापिका के सदस्य जो भी रहता है उसका निर्वाचन संबंधी विवाद को निपटाता है। संसद के निर्वाचन में और राज्य व्यवस्थापिका का दोनों के हो गया, देश में आता है, राज्य में आता है, दोनों के सदस्य के निर्वाचन को विवाद को समझौता करता है। सुप्रीम कोर्ट के भी यही काम है। कर रहा है हाई कोर्ट के बारे में देख रहे हैं। केंद्रीय न्यायालय का उपअंग, हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं, केंद्रीय न्यायालय का उपअंग किसे कहता है, हाई कोर्ट कहते हैं। क्यों, कारण है क्योंकि है ना, राष्ट्रपति केंद्र में था, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति अन्य हाई कोर्ट में स्थानांतरित करता है न्यायाधीशों को, या जगह को चेंज करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसी के परामर्श लेता है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से, न्यायाधीश से परामर्श लेकर के न्यायाधीशों का अवकाश जो था, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का अवकाश, अन्य न्यायाधीश को भी आयु संबंधी विवाद को निपटा देता है ना। कम बेसी कर सकता है विवाद को, आयु के 65, 67 में कुछ भी कर सकता है, ऐसे नहीं करेगा ना। राष्ट्रपति का संसद के आदेश पर, राष्ट्रपति तो यहाँ देख रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, तो न्यायाधीशों के अवकाश, आयु संबंधी एज को निपटाता है, लेकिन वो तो मुख्य न्यायाधीश देखें, लेकिन यही संसद के आदेश पर न्यायाधीश को हटा सकता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, हटाने का हक संसद के आदेश पर हटाता है। हाई कोर्ट के विस्तार में संसद का काम है न्यायाधीश को हटवाना राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन संसद के बिना राष्ट्रपति का काम है हाई कोर्ट के क्षेत्रफल में विस्तार करवाना और कानून बनाना, और न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाना संसद का काम है। अब देख रहे हैं हाई कोर्ट केंद्रीय न्यायालय का उपअंग है, तीसरा अंग माना जाता है केंद्र में। वेतन भत्ता जो दिया जाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। किस निधि से, राज्य के संचित निधि से, देश के नहीं। केंद्रीय सरकार वित्तीय संकट जब हो जाता है उस समय कटौती कर सकता है संचित निधि में, कर रहा है। अतः काफ़ी बड़ी मात्रा में, कितने बड़ी मात्रा में हमारा जो संविधान है, इस संविधान का भावी विकास करना है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, सुप्रीम कोर्ट के देश में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित दिशा पर, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार पर निर्भर है कोई कार्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ही चलेगा। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने ऐसा बात बोला था कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ही कोई कार्य होगा देश में। अब बात बोला है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख योगदान है कि राज्य के तीनों अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों अंग की भूमिका को स्पष्ट करके संवैधानिक व्यवस्था कैसा, संविधान के अनुसार बनाए रखे।
जब राज्य के 2 अंग, वो तीनों अंग बना के रखेगा संविधान व्यवस्था, लेकिन तीनों में से 2 अंग अपने दायित्व को पूरा नहीं करता तो क्या करेगा? तो न्यायपालिका गूंगे दर्शक की तरह नहीं रहेगा, है ना, कुछ न कुछ काम करते रहेगा। ऐसा डॉक्टर A.S. आनंद बोले थे, डॉक्टर एस आनंद लेते हुए। इस संविधान के अंतर्गत, है ना, भारत का संविधान के अंतर्गत व्यवस्थापका जो है न्यायपालिका, व्यवस्थापका देश में होता, राज्य में होता है, न्यायपालिका राज्य में होता है ना, दोनों खंड बनाता है। न्यायपालिका न्याय दिलाता है। देखिएगा, व्यवस्थापका न्यायपालिका के बीच कोई संघर्ष नहीं हो सकता, है ना। ये विभिन्न लोग पूरक कृतियों का निष्पादन करते हैं। एक का काम है कानून बनाना, दूसरा उसकी व्यवस्था को निश्चित करना, है ना। व्यवस्थापक कानून बनाता है, न्यायपालिका उसके निश्चित करता है। ऐसा काम है सुब्बा राव का, KT सुब्बा राव ने बोला था। अब देखते कुछ महत्व और है। न्यायपालिका स्वतंत्रता है, जो कानून बनाता है। जहाँ कानून का अंत होता है, अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है ना, इसका, है ना, स्वतंत्र है। कानून का अंत होता है, अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है। जहाँ कानून का अंत होता है और अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है, ऐसा बात बोला था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक बात बोला था। न्यायपालिका स्वतंत्र है इस सब काम करने में। कानून के उत्पीड़न से बदतर कोई अन्य उत्पीड़न नहीं हो सकता है। ऐसा बात कौन बोला था? कानून के उत्पीड़न से बदतर कोई अन्य उत्पीड़न नहीं हो सकता है। ऐसा सर फ्रांसिस बेकन ने बोला था। सर फ्रांसिस बेकन ने। शासन के सभी कार्य में विवादों का न्यायिक निपटाना निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसे नागरिक का तुरंत सरोकार है। नागरिक का तुरंत उपयोग यूज होने लगता है, सुरक्षा मिलने लगता है। J.R. मेरिट ने बोला था। ये सब बात बोलता है न्यायपालिका के स्वतंत्रता के बारे में। भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जैसे इलाहाबाद के 1886 में हल था प्रयागराज में, लेकिन दिल्ली में कोलकाता के, बम्बे के लिख सकते हैं 1862 में बम्बे, कलकत्ता के 62 में कलकत्ता, दिल्ली के 66 में, जिसमें इलाहाबाद उसमें दिल्ली भी हल था, 66 में नई दिल्ली, मद्रास के 1862 में चेन्नई, पटना की याद कर लेना, पटना के 1916 में पटना बिहार, 1916 में बोल था। इसको पढ़ना फिर अलग मिलेगा कॉपी में। 19 से पहले यानी कि 1 जून 19 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी दोनों था हैदराबाद। 19 से पहले तक था हैदराबाद राजधानी था दोनों के। जहाँ आज उच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थित था, यही हैदराबाद में हाई कोर्ट था। किंतु तेलंगाना के लाल राज्य के अलग होने से अस्तित्व में आते ही बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गया। कुछ आंध्र प्रदेश की राजधानी कहा? अब हो गया अमरावती। पहले राजधानी था हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद था, लेकिन, है ना, अब हो गया आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जहाँ देश के 25वें उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। जो 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जो आंध्र प्रदेश है 2019 में अमरावती है, आंध्र प्रदेश इसका अधिकार क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी 19 है, 26वां हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 24वां दिखा रहा है। 25वें उच्च न्यायालय का स्थापना हुई तो आंध्र प्रदेश में 24वां हो गया। तेलंगाना हो गया 25वां। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद 19वां है, 25वां हो गया 2019 में भी। एक पहले त्रिपुरा था, अगरतला। कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। निर्णय सभी अदालतों को मानना पड़ता है। सभी अदालत जो निर्णय देती है सर्वोच्च न्यायालय सभी को मानना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हाई कोर्ट के जब पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को तबादला कर सकता है राष्ट्रपति के परामर्श से। किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, ऐसा क्षमता है। कोई अदालत थोड़ा उसको मंगवा सकता है अपने मुकदमा। किसी एक उच्च न्यायालय में जो चल रहा है मुकदमा दूसरे उच्च न्यायालय में भेजवा सकता है। वहाँ अच्छा नहीं चला दूसरा भेजवा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का काम है। उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णय पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। निचली अदालत पर जो अपील होता है उसका निचला से जाकर उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय जाएगा सुप्रीम कोर्ट में होगा। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। यह भी रिट जारी करता है ताकि मौलिक अधिकारों को सुरक्षा मिल सके। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्य के क्षेत्राधिकार में आने के बाद वाले मुकदमे का निपटारा करता है। राज्य के जितना आएगा वो सबको निपटाता है उच्च न्यायालय। ये पटना तो पटना बिहार का निपटेगा, दिल्ली तो दिल्ली का निपटेगा। अपने अधीनस्थ न्यायालय अदालतों का पर्यवेक्षण का नियंत्रण करता है। अधीनस्थ न्यायालय जितना है या निचली अदालत सभी को नियंत्रण करता है उच्च न्यायालय। सब एक दूसरे को नियंत्रित करता है। उनका उच्च न्यायालय के नीचे आता है जिला अदालत। जिला अदालत नामे है जिला में दायर की गई मुकदमे को सुनता है। निचली अदालत के निर्णय पर की गई अपील को सुनाई करता है। एक निचले रहेगा ओके सुनेगा। अधीनस्थ न्यायालय के बाद जिला में सुनेगा। गंभीर किस्म का अपराधी मामले पर निर्णय देते हैं। गंभीर किस्म का अपराधी वही जाता है जिला अदालत में। अधीनस्थ अदालत में आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। फौजदारी अधीनस्थ न्यायालय अदालत फौजदारी दीवानी किस्म के मुकदमे पर विचार करता है। फौजदारी दीवानी, हालांकि फौजदारी दीवानी सुनता है आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों भी अधीनस्थ न्यायालय में भी जाता है ना। देख रहे हैं फौजदारी अदालत जा रहा है आपको हाई सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और हाई कोर्ट में भी जाता है। ये बच्चे दायरे मुकदमे को सुना, जिले में दायरे मुकदमे को सुना, निकला सब जाता है उच्च न्यायालय में भी। ई में नहीं ई में जाएगा, ई में नहीं जा सकता है।
ये चीज़ें यहाँ है। इसमें क्या कहते हैं हम लोग हाई कोर्ट के बारे में। तो केंद्रीय न्यायालय को उपअंग है यानी तीसरा अंग है। कारण राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और अन्य हाई कोर्ट में आसानी करता है। सर्वोच्च न्यायालय करता है राष्ट्रपति के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर न्यायाधीशों का अवकाश की एज की आयु को संबंधित निपटाता है। संसद का आदेश फिर संसद के बाद देखा, संसद का जब आदेश आता है न्यायाधीश को हटाता भी है, राष्ट्रपति हटाता है ना। हाई कोर्ट के विस्तार और सुप्रीम कोर्ट के विस्तार क्षेत्राधिकार को कानून बनाता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग लगाता है सब संसद, है ना, राष्ट्रपति के आदेश पर। इसलिए बोला जाता है भारत एक हरी नागरिकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के 3 शर्त है। कितने शर्त है? 3 शर्त है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता 3 शर्त है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कितने हैं? 3 गो शर्त है। अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है तो 3 शर्त से रख सकते हैं। पहला, न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभाग से हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। अन्य विभाग मतलब दूसरा विभाग से इस पर दबाव नहीं होना चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए, तब ना न्यायपालिका कोई काम करेगा स्वतंत्र। न्यायपालिका के निर्णय और आदेश जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव से मुक्त होना चाहिए। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से मुक्त होना चाहिए, तब न्याय दिलाएगा जल्दी। न्यायपालिका के न्यायाधीशों को भय और पक्षपात के बिना न्याय करने के स्वतंत्र, भय और डर नहीं होना चाहिए, तब हो जाए। अन्य विभाग से मुक्त, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के दबाव से मुक्त और भय से दूर होना चाहिए। न्याय का दीपक अगर बुझ जाता है तो कुछ समय के लिए अंधकार हो जाता है। ऐसा बात कौन बोलता है? लॉर्ड ब्राइस ने बोला। लॉर्ड ब्राइस। कानून का शासन। कानून का शासन का अर्थ है संवैधानिक शासन। क्या होता है? संवैधानिक माने संविधान के अनुसार शासन चलना, इसी को कानून का शासन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सीमित और उत्तरदायी शासन है। कैसा? सीमित है और उत्तरदायी है। किसको उत्तरदायी है? संविधान के अनुसार। जो जनता जो है अपनी इच्छा पर आधारित हो, अतः यह स्वेच्छाचारी या हर प्रकार का प्राधिकारवादी शासन का विपरीत चलता है। स्वेच्छाचारी से नहीं, उसको विपरीत चलता है, रूप है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम बोला जाता है ना। लोकतंत्र व्यवस्था का दूसरा नाम कानून का शासन कहलाता है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है। ब्रिटेन में संविधान जो है संविधान है ना, लेकिन वहाँ ना लिखित है ब्रिटेन में संविधान और ना ही बना हुआ है। ब्रिटेन में संविधान है लेकिन ना लिखित है ना निर्मित है, फिर भी वहाँ के लोगों का अमूल स्वतंत्रता सुरक्षित है, बहुत स्वतंत्रता सुरक्षित है। शासन सीमित उत्तरदायी है। वहाँ शासन कैसा है? ब्रिटेन में सीमित है, उत्तरदायी है। उसी तरह भारत में भी है। इसी भाषा का प्रसिद्ध विधिवत इसी कानून को लेते हुए है ना बात बोलता है ए.बी. डाइसी। ए.बी. डाइसी बोलता है, क्या बोलता है भाई? नहीं, कानून का शासन, इसके कानून जो है कानून का शासन कहा। कानून का शासन कहा है। इसके 2 महत्वपूर्ण लक्षण है। कानून का शासन कौन बात बोला था? डाइसी ने। 2 लक्षण क्या है कानून का शासन? समानता और स्वतंत्रता। समानता का मतलब होता है कानूनी की दृष्टि में सभी लोग समान होना चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री क्यों न हो, चाहे पुलिस का सिपाही क्यों न हो। स्वतंत्रता, समानता के अनुसार कानून का शासन होना चाहिए। समानता के अनुसार सभी का हक होना चाहिए, समान रूप से कानून मिलना चाहिए, दबाव मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, दूसरा के स्वतंत्रता, बिना कारण से किसी को पकड़ नहीं सकते हैं, है ना। पकड़ लिए तो कानून उसी कानून के तहत पकड़ा जा सकता है जो उस समय लागू है। जो समय लागू कानून उसी कानून से पकड़िए। शारीरिक आर्थिक दंड नहीं दे सकते उसको। जब तक उपयुक्त न्यायालय दोषी न सिद्ध देता है तब तक उसको न मार सकते, पीट सकते हैं। अदालत में खुली सुनवाई होगा और दोषी व्यक्ति को अपने बचाव के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। यही है आपको समानता स्वतंत्रता में डाइसी बात बोला था। कानून का शासन। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था। कैसा लोकतंत्र? अतः हमारे यहाँ विधि का मैंने कोई कानून विधि शासन स्थापित किया गया। तीसरा भाग में, कौन सा भाग में है ना, तीसरा भाग में बोला गया है मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार 6 है, इस प्रकार है। कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है। कानून सभी को कानून के समान संरक्षण प्राप्त है। नागरिक को 6 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जैसे भाषण देना, पहला भाषण अभिव्यक्ति करने का हो गया। दूसरा हो गया संघ या समुदाय बनाना, दूसरा। तीसरा हो गया शांति सभा है, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। चौथा हो गया देश में भ्रमण करना, आवास करना, रुक सकते हैं। पांचवा हो गया कोई रोजगार या व्यवसाय करना, पांचवा छठा सब में। किसी व्यक्ति को उसी के तहत कानून पकड़ा जाएगा जिस तक के तहत उस समय कानून है। जो अपराध के समय लागू है उसी के अपराध के लिए उसको दोषित मिलेगा। दबाव डाल करके उस पर आत्मरोपण वर्जित है, उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। कह रहा है कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनके जीवन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं। किसी को पकड़ा जाता है तो उपयुक्त न्यायालय पेश किया जाता है, जो नजदीकी न्यायालय वहीं जाता है, और उसके बचाव के लिए वकील रखने की छूट होगी जब तक अदालत उसे दोषी नहीं सिद्ध कर देता। शारीरिक या दंडित नहीं कर सकते है ना। लेकिन देश की प्रभुसत्ता
सुरक्षा खातिर क्या कर सकते हैं, प्रभुसत्ता सुरक्षा के लिए निवारक निरोधक कानून है ना, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ PDL बनाया जा सकता है। क्यों निवारक निरोधक कानून क्यों बनाया जा सकता है? प्रभुसत्ता सुरक्षा के लिए। किसी के मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो वह नजदीकी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। देश में प्रेस व जनसंचार के साधनों को स्वतंत्रता प्राप्त है, अतः राज्यों का स्वतः जारी कृतियों शांतिपूर्वक तरीकों से विरोध किया जा सकता है। संकट काल में राष्ट्रपति चाहेगा, किस समय संकट काल में राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के प्रयोग को निलंबित कर सकता है, मौलिक अधिकार को खत्म कर सकता है भाग 3 वाला के। कौन संकट काल में राष्ट्रपति करेगा सर? स्थापित सर हम देख रहे हैं जनहित में मुकदमेबाजी है ना, पब्लिक PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर रहा। स्थापित मारपीट के अनुसार देखा जाए पीड़ित व्यक्ति के लोग ही न्याय की गुहार लगा सकते हैं, इसी को कहा जाता है सरकार का नियम। जो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय से न्याय की गुहार लगता है इसी को बोलता है सरकार का नियम, रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाओं में जेल बंदियों के लिए लेकर मामले उठाए गए हैं। जैसे प्रमुख जेलबंदी के लिए हुसैनारा खातून जेलबंदियों के लिए बनाया गया है ना, हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार का मामला। दूसरा हो गया सुनील बन्ना या बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन याचिका, ये सब जेलबंदी के कैदी के लिए है, याचिका बनाया गया है, जनहित याचिका है ये सब। यहाँ बोलता है कौन है, सर एडवर्ड कोक बोलता है, एडवर्ड कोक है ना, कि बार बार स्पष्ट हो रही कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों न हो जाए, आप चाहे कितने ऊंचा क्यों न हो जाए, लेकिन कानून जो है, कानून यहाँ कानून लिखा हुआ है, कानून आपके ऊपर नहीं आपके ऊपर है ना, यानी कि आप कानून से नीचे रहिएगा। ऐसा बात कौन बोलता है? एडवर्ड कोक ने। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक जज थे, जैसे PN भागवती भी जज था सर्वोच्च न्यायालय के, JS वर्मा भी थे, जज था JS वर्मा। ये अहमद अंसारी ये भी सर्वोच्च न्यायालय के जज थे। न्यायिक सक्रियता नहीं माना, बल्कि यह कहा कि यह सब न्यायालय की दृष्टि में मौलिक अधिकारों के व्यापक आस को समझने उसे क्रियाओं करने के लिए संबंधित है। यहाँ से एक चीज याद करना है, सर एडवर्ड कोक ने बोला था कि कोई भी है व्यक्ति कितना ऊंचा हो जाए कानून के नीचे रहेगा वो हमेशा। कह रहा है भारत में एकीकृत न्यायालय है, न्यायपालिका है, न्यायालय नहीं एकीकृत न्यायपालिका है। राज्यों का उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के तले है, मैंने सर्वोच्च न्यायालय के नीचे माना जाता है, तले में नीचे है उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज जितना है मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करता है, कौन? राष्ट्रपति करता है, और मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर। तथा वह उच्च न्यायालयों के प्रधान जितना है, उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट के राज्य के प्रधान जजों को अन्य जजों का अन्य न्यायालय में स्थानांतरण भी करता है, चाहे एक हाईकोर्ट को दूसरे हाईकोर्ट में कन्वर्ट करता है, जज को कर सकता है, कौन? राष्ट्रपति। पीछे पड़ चुके हैं। अभियोग की प्रक्रिया से हटा भी सकता है। जज संसद है, संसद जो है संसद नियुक्ति तो कर देता है राष्ट्रपति, लेकिन हटाने की प्रक्रिया संसद को अभियोग से हटा सकता है। राष्ट्रपति हटाएगा लेकिन संसद के आदेश पर अभियोग द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 में, होता है संघीय न्यायालय, याद कर लेना है 1935 में। लेकिन 28 जनवरी 1950 देश आजाद होने के बाद राष्ट्रपति का आदेश मिलता है कि संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय में कन्वर्ट कर देना राष्ट्रपति के आदेश पर। शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश को प्रधान जज बोलते हैं, 34 का अन्य न्यायाधीश है ना, 34 को पीछे पढ़ लीजिएगा, 34 सहायक जज कहते हैं, है ना। संसद अपने कानून से इसकी संख्या बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किसकी? मुख्य न्यायाधीश की संख्या बढ़ा सकता है, घटा सकता है, संसद करेगा, है ना। और संसद की सहायता से ही जजों को क्या कर सकता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर अभियोग द्वारा हटा भी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कितने हैं? 3 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। मौलिक, अपीलीय संबंधी, परामर्श संबंधी, 3 प्रकार के, है ना। क्षेत्राधिकार पूछेगा। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 3 प्रकार के है, मौलिक है, दूसरा हो गया अपीलीय, तीसरा हो गया परामर्श संबंधी अधिकार। केंद्र और राज्य या राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, है ना, संवैधानिक विवाद हो गया तो उसके मौलिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पीछे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है केंद्र राज्यों के बीच जो विवाद होता है मौलिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं, देख लीजिएगा, ठीक ना। उच्च न्यायालय देखिए यहाँ लिखल है मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है ना। हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं मौलिक अधिकार संघ और राज्यों के बीच, संघ में केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है, और राज्य के बीच में होता है निपटारा, मौलिक अधिकार में आता है। वही कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। मौलिक अधिकार में आता है संघ, है ना। केंद्र संवैधानिक विवादों का मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है कौन? केंद्र राज्यों या अन्य राज्य के बीच आता है मौलिक अधिकार क्षेत्र में। उच्च न्यायालय के निर्णय का उच्च न्यायालय जो है
उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सही बात है। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। सही बात है। लेकिन साझे उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है कौन? उच्च न्यायालय में एक प्रधान जज का कुछ सहायक जज भी होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है। सहायक जज जो होता है राष्ट्रपति के आदेश पर होता है, कोई के आदेश पर नहीं। जिला स्तर के जो जज है उसका निर्णय उच्च न्यायालय में जाता है, जिला से उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन मुंबई, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय है। यहाँ कुछ विषय मामले में यहाँ मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है ना। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास को उच्च न्यायालय के मुख्यतः अपीलें सुनी जा सकता है। उच्च न्यायालय में अपीलें सुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है और उच्च न्यायालय के जो जज होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में संविधान में संशोधन है, इसी चलते नियुक्ति करता राष्ट्रपति। उनके पद वेतन, उनके सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के पद वेतन सुरक्षित है। यह व्यवस्था की गई कि वे निर्भीक होना चाहिए, निष्पक्ष होकर अपने निर्णय दें, उन्हें डर नहीं होना चाहिए किसी से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिक डाइसी बोला था, इंग्लैंड का था। कानून का शासन है दो प्रकार की रचना, जिसमें दो लक्षण है, समानता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता। सभी को समान और व्यक्ति में सभी को व्यक्ति कुछ करने का हक है। इसी से शासन के सीमित उत्तरदायी बनाया जा सकता है। भारत में विधि का शासन, कैसा विधि का शासन है भारत में? नहीं, विधि द्वारा ही कोई शासन किया जाता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक अर्थ देखा जाए लोकतंत्र का सीमित और उत्तरदायी शासन है। क्या वो सीमित और उत्तरदायी शासन? सीमित उत्तरदायी शासन है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन है? हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के अनेक प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति करता राष्ट्रपति। सही बात है। वही लोग जज लोग नियुक्ति किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा जब विधि के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है। विधि मैंने विधि की ज्ञाता होगा। जजों का सेवा काल निश्चित है। वे अमुक आयु पूरी होने पर, जब आयु पूरा हो जाता है तो अवकाश ग्रहण कर लेता है। और आयु मतलब का सर्वोच्च न्यायालय के 65, उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। उनके वेतन भत्ता सुनिश्चित है, जब कटौती नहीं की जा सकती वेतन भत्ता में। राज्य के संचित निधि पर आधारित है वेतन, राज्य के संचित निधि पर। कोई जज दुराचार, अक्षमता या किसी प्रकार से दोषी सिद्ध हो जाता है तो संसद उसे महाभियोग से हटा सकता है। महाभियोग द्वारा संसद हटाएगा। कौन? संसद, राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायालय अपनी अवमानना करने वाले को दंड दे सकता है। जो मानना पसंद, संसद में किसी जज के आचरण पर टीका टिप्पणी नहीं हो सकता। संसद में किसी जज के आचरण पर टीका टिप्पणी नहीं होता है जब तक उससे विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाए। जब पद से हट जाता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पद से जज कोई हट जाता है सरकारी सेवा से, तो सरकारी सेवा में काम नहीं करता है। कह रहा है परामर्श संबंधी अधिकार जो होता है, परामर्श संबंधी अधिकार अनुच्छेद 143 में है। किसी से परामर्श लेना है तो 143। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहेगा तो 131। अपीलीय क्षेत्राधिकार कहेगा तो 132, 33, 34 अपील होता है। 32, 33, 34 में कह रहा है जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद करती है? तो संविधान ने भारत के नागरिकों को यह अधिकार दे दिया कि उन्हें राज्य के कार्य से कोई हानि पहुंचता है उस व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, तो उच्चतम न्यायालय जा सकता है ना। उसको कहता है जनहित याचिका। कहते हैं जनहित याचिका तात्पर्य यह है कि लोकहित के किसी मामले में, लोकहित के किसी मामले में पीड़ित पक्ष या कोई जनसेवी व्यक्ति, पीड़ित पक्ष या कोई जनसेवी व्यक्ति समूह अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा दिल्ली 32 के तहत। लेकिन 226 के तहत बोलता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जाएगा। 226 हाई कोर्ट, 32 सुप्रीम कोर्ट के तहत है ना। पीड़ित पक्ष ही नहीं, कोई जनसेवी व्यक्ति भी या संस्था अदालत में याचिका दायर कर सकता है। कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? तो यही मतलब होता है कि न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश निर्भीक मतलब बिना डरे हुए होकर विवादों को सुने और अपना निष्पक्ष निर्णय दे। निवारक निरोधक कानून का अर्थ बताइए। यह राज्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके तहत निवारक निरोधक कानून के तहत कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो लंबी अवधि तक नजरबंद रखा जाता है, लंबी अवधि तक। सर्वोच्च न्यायालय के जो है निर्णय और परामर्श के बारे में अंतर बताइए। निर्णय क्या होता है, परामर्श क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है, मैंने बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन परामर्श, लेकिन उसका जो परामर्श है बाध्यकारी नहीं है। परामर्श सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को देना है। लेकिन दोनों से मानने के लिए कोई जरूरी नहीं। लेकिन निर्णय जो लेता है सर्वोच्च न्यायालय वो बाध्यकारी हमेशा लागू होता है। परामर्श को विशेष महत्व दिया जाता है। परामर्श बाध्यकारी नहीं है। कानून के समक्ष समानता किसे कहते हैं? तो सभी कानून के दृष्टि में सभी लोग बराबर है, इसी को बोला जाता है कानून का समानता। सरोकार
का नियम किसे कहते हैं? सरोकार का नियम यही है कि जब कोई व्यक्ति अदालत में न्याय की गुहार वही व्यक्ति लागू कर सकता है, अपनी याचिका दायर कर सकता है जिसे कोई पीड़ा या हानि हुआ। जो व्यक्ति की पीड़ा या हानि हो वही जा सकता है अदालत। कर रहा है उच्चतम न्यायालय मैंने हाई कोर्ट का गठन कैसे होता है? उच्चतम न्यायालय का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। कैसे होता है जरा देखें। राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो पहले मुख्य न्यायाधीश से या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय अन्य न्यायाधीश से परामर्श करे अथवा सब विवेक द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से परामर्श लेता है, लेकिन यह सब विवेक द्वारा किया जाता है। कानून का शासन का क्या अर्थ होता है? जनता कानून का शासन जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। संवैधानिक के जनता की इच्छा पर और उसके उत्तरदायी लोकतांत्रिक शासन को बोला जाता है जनता कानून का शासन। ऐसा डायसी ने बोला था, कानून का शासन का नाम दिया था डायसी ने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। एकीकृत या एकहरी नागरिक न्यायपालिका का अर्थ बताइए। संघीय शासन जहाँ होता है उसमें दोहरी न्यायपालिका होती है। कहा था दोहरी न्यायपालिका। केंद्र का सर्वोच्च न्यायालय है किंतु राज्य में अपना उच्च न्यायालय होता है। लेकिन भारत में उच्च न्यायालय का गठन अधिकार क्षेत्र केंद्र के पास है। केंद्र में संसद करता है अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के जज है उसको नियुक्ति करता है, दोनों के। किसी जज की दोषी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन दोषी पाया जाता है तो संसद हटाता है, महाभियोग प्रक्रिया से पदमुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट सकता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट सकता है। उसका निर्देश देता है सर्वोच्च न्यायालय के, देश के सभी न्यायालय के अधिकारी मानने पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और कैसे करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे ऊपर माना जाता है मुख्य न्यायाधीश। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। किसके सलाह पर? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। किंतु 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने किया था क्या? कॉलेजियम की स्थापना हुआ था 1993 में। कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने सहायक न्यायाधीश हैं? सर्वोच्च न्यायालय में सहायक न्यायाधीश की संख्या पूछेगा तो बताना 34 को, यहाँ दिया 30 को देखिएगा, जन्म मिलेगा, अच्छा मान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जज को सिद्ध दुर्व्यवहार मतलब गलत व्यवहार या क्षमता के दोष को आधार पर कौन हटा सकता है? तो गलत व्यवहार पर जज को हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन संसद के परामर्श पर संसद राष्ट्रपति दोनों हटाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में कौन विवादों को निपटाना करता है? मौलिक अधिकार है तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है कौन कौन? केंद्र और राज्य और राज्यों के बीच वैधानिक विवाद आता है, पीछे पड़ चुके हैं। किसी संवैधानिक मामले या सार्वजनिक महत्व के, कोई संविधान का मामला है या सार्वजनिक सबके महत्व की बात है, किसी तथ्य के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से कौन परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से कौन परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसके लिए बाद मानने के लिए जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति मानने लगा। उच्च न्यायालय के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति करता है जजों की संख्या का निर्धारण और नियुक्ति भी करता है। कानून के शासन पदबंध की रचना किसने की? कानून के शासन या कानून के शासन का विचार किसने दिया था? यह भी डायसी ने दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जज है उसको संख्या में वृद्धि करना चाहता है तो संसद करेगा। यहाँ कर उच्च न्यायालय के जजों की संख्या निर्धारण करने के अधिकार का निर्धारण करने या राष्ट्रपति करेगा। वहाँ यहाँ है सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या में कौन वृद्धि करेगा? संसद। बाकी देख लीजिएगा, पीछे पड़ चुके हैं। राष्ट्रपति किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद मुक्त नियुक्त कर सकता है ना? किसे? प्रसिद्ध विधिवत में जो नियम कानून जानता है उसी को नियुक्त कर सकता है न्यायाधीश के पद पर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु क्या आवश्यक है? कि न्यायपालिका की स्वतंत्र बना रहे। जजों के संवैधानिक नियुक्ति संविधान के अनुसार नियुक्ति होना चाहिए और निश्चित कार्यकाल होना है, निश्चित, तभी वह है ना संतुलता बनाए रखेगा। किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाता है तो अंधकार कुछ समय के लिए अंधकार अकल्पनीय होगा? लॉर्ड जेम्स ब्राइस बात बोला था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश आयु कितना है? उच्च न्यायालय ने कहा है न्यायाधीशों का 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट का था 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के निर्णय कौन पलट सकता है? उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय पलट सकता है और कोई नहीं। जनहित याचिका की परंपरा का सूत्रपात करने में किस न्यायाधीश को श्रेय जाता है? न्यायमूर्ति BR कृष्ण आयर
बी आर कृष्णा ने किया था। जनहित याचिका की परंपरा का सूत्रपात किया था। यहाँ कह रहा है किस याचिका की सुनवाई करने में न्यायालय सरकार के नियम का शिथिल कर देता है। सरकार के नियम के मतलब जनहित याचिका के बारे में, जो बी आर कृष्ण अय्यर ने दिया था जनहित याचिका। जब प्लेटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा दिया था? न्याय संबंधी द रिपब्लिक बुक लिखा था प्लेटो। इसमें बात बोला था न्याय संबंधी का, न्याय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? तो 65 वर्ष। भारत में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में उच्च न्यायालय रहे या सर्वोच्च न्यायालय रहे, सुप्रीम कोर्ट रहे या हाई कोर्ट रहे, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति। और हटाने का अधिकार संसद हटाकर राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति संसद दोनों हटा सकता है। नियुक्ति के बारे में केवल राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति करेगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। 25वां देख लीजिएगा, तेलंगाना में होता है। 24वां हो गया आंध्र प्रदेश। भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए एकीकृत न्यायपालिका है। क्यों? क्योंकि राज्यों के उच्च न्यायालय का गठन जो है अधिकार क्षेत्र केंद्र के हाथों में है। राज्यों के उच्च न्यायालय का गठन और अधिकार क्षेत्र दोनों केंद्र के हाथ में है। गठन करता है राष्ट्रपति, हटाता है संसद। शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए संघीय होते हुए एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, इसके जज को महारोपण हो सकता है, मैंने हटाना है। कैसे हटाएगा? तो उसके विरुद्ध दुराचार या अक्षमता सिद्ध हो जाता है। अक्षमता सिद्ध होता है, उसको हटा देते हैं। उच्च न्यायालय के मृत्युदंड निर्णय अंतिम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इसलिए यहाँ विरोध नहीं है। उच्च न्यायालय के जज के पद से हटाने के बाद वह व्यक्ति वकालत कर सकता है। उच्च न्यायालय के जज है, उस हट गया पद, तो वकालत कहाँ कर सकता है? किसी उच्च न्यायालय है किसी उच्च न्यायालय में, किंतु उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जहाँ वह सेवारत रह सकता है, मैंने जहाँ से हटा उसमें नहीं कहा, बाकी दूसरा उच्च न्यायालय में जा सकता है, वकालत कर सकता है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कोई जनसेवी व्यक्ति या संस्था, जनसेवी व्यक्ति भी और संस्था पीड़ित पक्ष के ओर से तुरंत न्याय की गुहार करके, जो बी आर कृष्णा ने दिया था जनहित का। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में होगा। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कहलाता है महान्यायवादी। भारत सरकार का है या राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार, ये दोनों का कानूनी को सलाह देता कौन? महान्यायवादी देता है। अनुच्छेद 148 में महान्यायवादी की चर्चा है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय। वह मामला जो सार्वजनिक हित से संबद्ध होता है, सार्वजनिक न हो गया तो जनहित याचिका, जनहित रहे या पीड़ित व्यक्ति रहे, दोनों में से कोई रहे, जनहित याचिका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? न्यायाधीशों के अवकाश बढ़ाना है, उम्र बढ़ाना है, संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है? क्या अपराधियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है? सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा नियम लगाया, 2002 में ऐसा नियम लगाया। पटना उच्च न्यायालय का समय 1916 मूल था। भारत में 1956 में सहायक न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 1956 में था 10, पीछे देख लीजिएगा, कॉपी में है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश का अनुरोध पर किसी अतिरिक्त न्यायाधीशों या तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों का अनुरोध होता है पर किसी अतिरिक्त न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दोनों का और दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी और उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश को भी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्याग पदमुक्त हो सकता है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कितने भाग में? तो 3 भाग बांटा गया अधिकार क्षेत्र में, 3 भाग में। देख लीजिएगा पीछे कौन कौन से, अपीलीय, क्षेत्रीय है ना, मूल अधिकार, ये 3 को है, देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, 3 है ना, गिन लीजिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंध क्षेत्राधिकार है ना, कानूनी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, यही अपीलीय क्षेत्राधिकार 3 प्रकार का है, वो निम्न से कौन सा नहीं है? अपीलीय क्षेत्र का भी 3 होगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्न नहीं है, तो क्षेत्राधिकार 3 होगा, प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्श। तो अपीलीय भी 3 का आता है, कौन कौन है? दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक आता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन है? तो सबसे उच्च कलकत्ता है, जगला 1862 में बना था। कब बोलता है? 1862 में बना था कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। किस उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में होता है? 3 झारखंड के भी, क्योंकि झारखंड 2000 में अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ भी, उत्तराखंड भी, तीनों 2000 में अलग हो गया था, तो 2000 में बना लिया उच्च न्यायालय। किस राज्य की वर्तमान राजधानी अमरावती? आंध्र प्रदेश के राजधानी अमरावती है। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया। किस वर्तमान राज्य की राजधानी अमरावती है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तेलंगाना कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तेलंगाना का देख लीजिएगा।
किसने कहा कि जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है। कानून अंत होता है, अत्याचार शुरू हो जाता है। जॉन लॉक ने ऐसा बात बोला था। किसने कहा था कानून उत्पीड़न से बदतर है, कोई अन्य उत्पीड़न ऐसा नहीं हो सकता। फ्रांसीसी बेकन ने बात बोला था, बेकनवा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है? तो न्यायपालिका का मतलब होता है न्यायपालिका स्वतंत्रता से, न्यायपाल स्वतंत्र है इसलिए कि सरकार के अन्य भाग से हस्तक्षेप उन्मुक्त नहीं होता है। निर्णय जो लेता है व्यवस्थापका और कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहता है ना। न्यायाधीशों को न्यायपालिका के न्यायाधीशों को भय और पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, तब न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाएगा। कानून के शासन का क्या अर्थ है? सीमित और उत्तरदायी शासन होना चाहिए। कानून के शासन का मतलब होता है सीमित होना चाहिए, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, उस संवैधानिक शासन होना चाहिए, संविधान के अनुसार दोनों। किसने कहा सदैव सावधानी ही स्वतंत्रता की कीमत है? सावधानी बरतना स्वतंत्रता की कीमत माना जाता है। किसने कहा था? लास्की ने बात बोला था, लास्की। देश में न्यायिक समीक्षा का व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। सरोकार के नियम का कहा था रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। सरकार का नियम यही है कि पीड़ित पक्ष ही न्यायालय से गुहार लगा सकता है, यही सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है? तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित मिलाकर लगता है 31 को दिया है, 34 को देता है, 30 को देता है। अन्य न्यायाधीश तो 31 को हो गया, ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश मिला के 31 होगा, सही बात है, ठीक ना। अभी 2018 लगता है 34 हो गया टोटल मिला के। कह रहा है विधि के शासन का अर्थ है, विधि का शासन का मतलब क्या होता है कि एक राज्य अपने इच्छा अनुसार कानून बना सकता है? नहीं, राज्य से अपने इच्छा अनुसार कानून नहीं बनाए, गलत बात बोल रहा है। केंद्र भले बना सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद का संरक्षण है, सही बात है। संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है और मौलिक अधिकार का भी। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय संवैधानिक संशोधन अधिनियम के वैधता का परीक्षण नहीं कर सकता है, गलत है, कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के संवैधानिक संशोधन कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी जज को उसकी अनुमति के बिना किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति है उच्च न्यायालय के किसी भी जज को उसकी अनुमति, मतलब जज की अनुमति के बिना दूसरे उच्च न्यायालय में परिवर्तन नहीं कर सकता है, इससे गलत बात बोल रहा था। बिना अनुमति के परिवर्तन कर सकता है, इसमें बोला कि नहीं कर सकता, जबकि होता है। एक स्थान दूसरा स्थान भेज देता है जज। संविधान में जनहित याचिका का संबंध कोई प्रावधान नहीं है, तो जब संविधान में जनहित याचिका का संबंध कोई प्रावधान नहीं, सही बात है, कोई प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितना है उसका वेतन भत्ते भारत के संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय का रहेगा तो भारत के संचित निधि से, उच्च न्यायालय के राज्य के संचित निधि से दिया जाता है वेतन भत्ता। उच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक विवादों को निपटा सकता है? नहीं, उच्च न्यायालय से केंद्र राज्य के बीच नहीं, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है केंद्र राज्य के बीच के विवाद को, और संवैधानिक विवाद होना चाहिए। प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है, क्योंकि साझा उच्च न्यायालय स्थापित नहीं किया जा सकता है, गलत है। यहाँ तो सही बोल रहा है, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है, सही बात है, लेकिन साझा उच्च न्यायालय नहीं हो सकता है, गलत बात, साझा भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी बाध्य नहीं है, सही बात है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी बाध्य नहीं है, लेकिन नहीं है, यद्यपि वह अत्यंत प्रेरणादायक होता है तब। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है बात मानने के लिए सलाह बाध्य मान भी सकता, नहीं भी मान सकता। विधि कानून, विधि में कानून होता है का शासन एक ऐसी शब्दावली है जिसकी वास्तविक अर्थ, विधि के शासन का अर्थ होता है शब्द, इसका अर्थ से भिन्न है, जिसका वास्तविक अर्थ जिसके शाब्दिक अर्थ से भिन्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब बना था ना, उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की थी। यही संघीय न्यायालय 35 में स्थापना हुआ और बाद में यही संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया था 1950 में। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय हॉल था, सर्वोच्च न्यायालय का समय 1950 में हॉल था, जो 7 गो उसमें सहायक जज थे। कितने थे? 7 सहायक जज थे, 7 गो। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार मिला था, स्पेशल। यथा आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ जजों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति का मतलब क्या? आवश्यकता अनुसार, घटेगा बढ़ेगा तो स्पेशल भी किया जाता है 2-3 महीना, 2-3 साल के लिए। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है साझा है, मैंने मिली जुली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक न्यायालय है, लोकतंत्र में ही संभव है। न्यायपालिका कहाँ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमेशा मिलेगा तो लोकतंत्र में मिलेगा। संसद जो है अपने कानून से सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। कौन बढ़ाएगा? संसद, राष्ट्रपति नहीं बढ़ाएगा। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय या किसी उपयुक्त न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में या तो कोई उपयुक्त नजदीकी उच्च न्यायालय है वहाँ पर दायर कर सकते हैं। किसको? जनहित याचिका को। आलोचकों का मत है कि न्यायिक सक्रियता से न्यायिक अधिकार युक्त
अधिनायकवाद स्थापित हो सकता है। विलंबित न्याय, न्याय की मनाही है। न्याय का माना है क्या? जब न्याय का माना है विलंब नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय आलेखों का न्यायालय है। क्या चीज का है? आलेखों का न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय आलेखों का न्यायालय है। सभी उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? सभी उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार क्षेत्र सभी को प्राप्त नहीं है, बिल्कुल तीनों को प्राप्त है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास को। कानून के शोषण का अर्थ क्या होता है? कानून जब शोषण करता है तो उसका अर्थ मतलब होता है मनमाने शासन की मनाही है। माने कि कानून जो शोषण करता है मनमाने शासन को मनाही करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? यही है स्वच्छ और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था। यही न्यायपालिका देता है, स्वच्छ और निष्पक्ष न्याय दिलाता है। यही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ होता है, जहाँ लोकतंत्र भी हमेशा लागू होता है। बेकन के अनुसार क्या होता है? बेकन के अनुसार, बेकन बोला था कानून का उत्पीड़न सबसे बुरा उत्पीड़न माना जाता है। बेकन बात बोला था ने। लॉक बोला था कि कानून का अंत अत्याचार तंत्र का आरंभ होता है। कानून का अंत हो रहा है तो समझिए कि अत्याचार का आरंभ हो जाएगा तुरंत। बेकन बोलता है। लॉक बात बोला था। इंग्लैंड के डाइसी बोला था कि डाइसी जो बोला था कानून का शासन का पदबंध बनाया। डाइसी। अमेरिका में चीफ जस्टिस मार्शल ने, अमेरिका में है चीफ जस्टिस मार्शल, यही अमेरिका के तो बोले थे मार्शल कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आविष्कार किया था। पूछे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, जो चीफ जस्टिस मार्शल ने किया था। कोई जनसेवी व्यक्ति या संघ, कोई जनसेवी व्यक्ति हो या संघ, उसको हम लोग जनहित याचिका दायर कर सकता है। कोई जनहित व्यक्ति जनहित याचिका का दायर कौन कर सकता है? कोई जनसेवी व्यक्ति या संघ या पीड़ित व्यक्ति। जनहित याचिका की सुनवाई में सरोकार का नियम का अर्थ क्या होता है? लागू नहीं होता का नियम, सरोकार का नियम लागू नहीं होता। किसमें? जनहित याचिका की सुनवाई में सरोकार का नियम नहीं लागू होता। यदि महाभियोग की प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी जज को हटाना है तो उसके विरुद्ध दुर्व्यवहार या दुराचार के अलावा कौन सा दुराचार तो लगावे करते हैं, इसके अलावा कौन सा अन्य आरोप लगा सकते हैं? और तो हम लगा सकते हैं अक्षमता का आरोप, कि वहाँ के जज का अक्षमता है। क्या लगा सकते हैं? अक्षमता का आरोप लगा सकते हैं। वहाँ अक्षम हो गया, सक्षम नहीं है। संघीय व्यवस्था होते हुए भारत संघीय व्यवस्था है, फिर भी एक हरी प्रकार के किस प्रकार की न्यायपालिका है? तो एकीकृत है। एक देख लीजिएगा, किस व्यवस्था में कानून का शासन संभव नहीं हो सकता है? तो हमेशा देखा था अधिनायकवादी में। तीसरा बोलता है अधिनायकवादी में कानून का शासन का व्यवस्था नहीं हो सकता है। चौथा, किसने कहा कि सदैव सावधान रहना स्वतंत्र का मूल्य चुकाना है? सावधान रहेगा तो स्वतंत्र का मूल्य चुका रहा। तो किसने कहा था? तो लास्की वाला बोला था, लास्की। पांचवा, किसने कहा कि जो व्यक्ति कानून को नहीं मानता वो भयानक जंगली पशु की तरह है? कौन बात बोला था? अरस्तु बात बोला था, अरस्तु। किसने कहा कि आप चाहे कितने ऊंचे हो जाए लेकिन कानून का नीचे रहेगा नहीं, कानून आपके ऊपर रहेगा? कौन बात बोला था? एडवर्ड कोक ने बात बोला था। यहाँ बोलता है कानून किस कानून के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से कौन परामर्श मांग सकता है? तो हमेशा राष्ट्रपति से परामर्श मांग सकता है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय से, और कोई नहीं। यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएगा? तो 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका का दायर कर सकता है। किसने इस अनुच्छेद को संविधान का प्रचित किया था? अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने दिया था, है ना। मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। 226 के तहत उच्च न्यायालय। कौन सा विशेष लेख रिट किसी संबंधी अधिकार को आदेश दे सकता है? वह का तुरंत किया जाए उसके क्षेत्र में आता है। 9, परमादेश को तुरंत किया जाना है और जो जिसके क्षेत्र में आ रहा है उसको तुरंत लागू करो। किसी उच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति करने से पहले, जज को नियुक्ति करना है और करने से पहले पूर्व राष्ट्रपति उस राज्य के किस अधिकारी से परामर्श ले सकता है? तो राज्यपाल से अधिकार से परामर्श लेता है कि हम तुम्हारे राज्य में जज की नियुक्ति कर रहे हैं। संघीय व्यवस्था